तो यार कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट करता है CuSO4 जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S से, ये बनाता है CuS प्लस H2SO4 सर H2SO4 यहाँ पर CuS एक प्रेसिपिटेट है, यस सर। ठीक है। सर CDS भी होता है प्रेसिपिटेट। हाँ कैडमियम सल्फाइड भी होता है। रेट वगैरह तो सर याद ही करने पड़ेंगे। हाँ वो तो याद करना पड़ेगा। अब CuS आ गया, अब ऐसे ऐसे आता रहेगा। एक BaSO4 मैंने पहले बताया है, एक AgCl बताया है, ठीक है, और AgI बताया है, ठीक है, और नहीं एक बताया तुम्हें AgCl, और एक PbCl2 बताया है, एक HgCl2 बताया है, G2Cl2, CaCO3। हाँ एक CaCO3 बताया है। तो जितने बताए हैं उनको एटलीस्ट, ठीक है, तो उतने आपको याद करते जाना है। और द रेडॉक्स रिएक्शन आर यूजफुल इन All of these. All of these. when the copper vessel is exposed to a moist air। अच्छा 1 से लेके 10 तक किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये बताना। सर ऐसे ही सर आप एक एक करके पूछते जाओ बेटा, ऐसे फिर पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन जिसको जिसमें डाउट है बोलो। हाँ बोलो, 1 से 10 तक किसी को डाउट है? फोर्थ। यस सर, सर 7th में, 4th में, 7th में, ठीक है। सर 6th में और 5th में भी। गुड सर सेकंड में भी सर, उसमें कैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3rd 8th 9th 10th भी बता दो। यस सर। चलो 3rd 8th 9th 10th भी बता देते हैं। नहीं सर वो तो अरे क्या करते हो तुम लोग। चलो करते हैं सेकंड करते हैं। रेडॉक्स हो गया। redox reaction are useful in, ये वाला हो गया। थर्ड वाले में when a copper vessel is exposed to moist air for long time, ठीक है, it occurs a dull green coating, this is due to the फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। copper carbonate and copper hydroxide। हाइड्रोक्साइड। सर ब्लीचिंग इंडस्ट्री में कैसे होता है सेकंड वाले में? क्या ब्लीचिंग इंडस्ट्री में? हाँ ब्लीचिंग इंडस्ट्री में भी होता है। ब्लीचिंग इंडस्ट्री में जो कपड़े होते हैं ना उनको ब्लीच करने के लिए हो जाता है। अब ब्लीचिंग क्या होता है पहले तो ये समझो। जो हमारा कपड़े का, या जैसे मान लो हमने यान यूज किया है, अब ज्यादा अंदर मत जाना, बस ऊपर से मैं बता रहा हूँ। जैसे यान यूज किया है हमने कपड़े बनाने के लिए, मतलब हमने कोई कॉटन का यान है, तो हमारे पास जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसमें एक नेचुरल कलर लाना होता है, क्योंकि अब डिफरेंट जगहों से डिफरेंट टाइप के कॉटन आते हैं, तो उनमें जो कपड़े होते हैं क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है या नेचुरली उसको ऑब्टेन किया गया है, तो वहां पे कई टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उनके कलर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्हीं कलर को हटाने के लिए हमें रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, या किसी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करके उसका कलर रिड्यूस करता है, या रेडॉक्स रिएक्शन करके उसका कलर रिड्यूस करता है, कलर हटाता है उसका। तो जब ये नॉर्मल फॉर्म में होगा तो हो सकता है कलर हो, या आयनाइज फॉर्म, और जब आयनाइज फॉर्म में चला जाए तो कलर ना हो, इसलिए ब्लीचिंग इंडस्ट्री में उसका यूज कर सकते हैं। डाइंग इंडस्ट्री में भी सेम ही होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी सेम ही होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपने जब मेटल डिस्प्लेसमेंट कराया था, एक मेटल से दूसरे मेटल का डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर नीचे वाले जो मेटल थे उनके सल्फेट से या उनके कार्बोनेट से या उनके सॉल्ट से ऊपर वाले मेटल ने उनको डिस्प्लेस किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे मान लो अगर कैल्शियम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, उससे अगर आपको कैल्शियम निकालना है तो आप Na से रिएक्शन करवा दो, तो एक तरीके का वो भी हो गया रिएक्शन करने का तरीका, या उससे रिड्यूस करने का तरीका, तो भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। अरे यार देखो ना एक बार, अगर मान लो Na की रिएक्शन हमने कर दी CaCl2 के साथ, नहीं एक बार हमने Na की रिएक्शन कर दी अगर MgCl2 के साथ, तो ये Mg रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NaCl, होगा या नहीं? यस यस सर। तो Mg यहाँ पर एक तरीके रिडक्स रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर Mg को इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम को हटा दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला तो आपको आ ही गया होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म द थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। lead nitrate on thermal decomposition gives lead oxide and सर NO2 and O2। सर NO ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी। ऑप्शन? सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी है सर। यस सर ऑप्शन डी NO और NO2 सर बॉम्बे डी है सर। बॉम्बे क्या? बॉम्बे सर ऑप्शन बी NO और NO2। ओके। जब PbNO3 होता है,
उसको हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो वो एक NO2 गैस तो निकालता ही निकालता है। देखो NO2 गैस किसमें निकलती है, कोई बताएगा? कब NO2 निकलती है, कब NO निकलती है? नो आइडिया। जब नाइट्रेट होता है किसी का तब डिकम्पोज करने पर NO2 बनता है। और कोई टेक्निक नहीं पता? नो सर। सर जब हीट No, एनर्जी sir. देते हैं तभी भी निकलते हैं ना शायद। क्या बेटा? हीट एनर्जी देते हैं तभी भी निकलती है ना शायद। जब तुम्हें थर्मल लिखा हुआ है, देखो बेटा जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी। आता है तो जबरदस्ती बात नहीं करनी है। इसमें जो Sorry, ऑप्शन है वो सी वाला सही है, बी वाला सही नहीं है। सी ऑप्शन सही है, इसमें NO2 और O2 निकलता है। आप जब रिएक्शन करवाओगे तो इस रिएक्शन के बाद जो आपको मिलता है वो एक लेड नाइट्रेट का, जब लेड नाइट्रेट टूटेगा तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। ठीक है। डिकम्पोजिशन जब भी हम करते हैं, डिकम्पोजिशन में कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड हैं। क्या आप नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? अभी किसी ने सर पढ़ा ही रिपीट नहीं। कीजिए। अभी किसी हाँ सर रिपीट कीजिए। बेटा जब नाइट्रेट का रिएक्शन करोगे तो क्या रिएक्शन होगी, नाइट्रेट को जब हीट कर रहे होगे तो? सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमेशा से कभी कभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी तो निकल सकती है। बेटा देखो, जो S ब्लॉक एलिमेंट है हमारे, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं जब ये टूटते हैं तो ये बनाते हैं खुद का NO2, NaNO2 प्लस O2, KNO2 प्लस O2, RbNO2 प्लस O2 और CsNO2 प्लस O2। मतलब ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्राइट बनाते हैं अपने। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये इनका सर अगर रिएक्शन हम है। NaNO2 को लेकिन जो हीट हमारा करें फिर PB जब सर सिर्फ एस। फर्दर नहीं होगा, जब PB, अच्छा PbNO2 में क्या बना, PbNO2 में क्या बताया मैंने? NO2 and O2. सर NO2 and O2 NO2 NO2 और जो हमारा सेकंड वाला पीरियड है, कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, इनके जो NO3 के होल्ड वाइज हैं, ये जो NO3 के होल्ड वाइज बनाते हैं, इनके जो नाइट्रेट होते हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो एक तो ये खुद के बनाते हैं ऑक्साइड, जैसे ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये भी बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये इस ब्लॉक की रिएक्शंस में भी आते हैं। और जैसे हम मान लो इसमें करेंगे ट्रांसियम नाइट्रेट, तो ये भी हमारे जब रिएक्शन करते हैं तो ये SRO प्लस NO2 प्लस O2। तो हमने यहाँ पर तीन तरीके की रिएक्शन पढ़ी है। एक तो हमने एस ब्लॉक की जो फर्स्ट ग्रुप है उसका पढ़ा है, उसका जब हीट करते हैं तो सीधे सीधे नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस देता है। जब सेकंड वाले ग्रुप क्या करते हैं तो वहां पर नाइट्राइट के साथ साथ एक तो यहाँ पर नाइट्राइट नहीं बल्कि यहाँ पर ऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ एक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास एलिमेंट है कैल्शियम और एक एलिमेंट है सोडियम, किसके नाइट्रेट को थर्मल डिकम्पोजिशन करने से ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस निकलेंगी, तो बताएगा? कैल्शियम। ऑब्वियसली, क्योंकि इसका नाइट्रेट NO2 भी देता है और इसका नाइट्रेट ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन इसका नाइट्रेट केवल देता है NaNO2 जो कि ऑलरेडी रिएक्टिव है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर एक NO2 भी निकलता है और O2 भी निकलता है, जो गैसेस दोनों हैं, और यहाँ पर एक सॉलिड पार्टिकल और एक होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा। तो ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, जो PB वाली है, इसमें भी आपका जो NO2 है और O2 है दोनों निकलते हैं इसमें, ठीक है, ना कि NO और NO2। आपकी अगर सीट में कुछ और लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी कौन सा बोला आप लोगों ने? बोल तो सारा दिया था शायद। सर 11
सर 11th वाले में डाउट है। बीच में कोई और बचा बेटा? नो नो सर। सर सिक्स्थ वाला बता दीजिए। 6 वाला किसने किया है? सर ये बुकलेट में दिया है सर, पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट। सर दिया है ना? एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स यूजुअली कंटेन टू प्रिवेंट द एंटीऑक्सीडेंट, ये उसमें बुकलेट में भी था, आप एक बार ट्राई करना पढ़ने का। यस सर 7th वाला हाँ बेटा 7th वाला बचा है, उसको भी कर देते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? N2 + 3H2 gives 2NH3। सर आंसर तो पता है सर, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा था कि सर ऐसे अपन पता कैसे लगाएंगे कि रिवर्सिबल है कि नहीं है? देखो यहाँ पर कुछ पता नहीं, रिएक्शन इसलिए मैंने दी थी क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था N2 + 3H2 gives 2NH3 का, लेकिन कोई ना कोई क्लू जरूर होता है, या तो रिवर्सिव साइन होगा वहां पर, और या तो डिकम्पोजिशन कम हो रहा होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास नाइट्रोजन, मान लो हमारे जो हमारा है CH3COH, ठीक है। अब CH3COH को अगर मैं ब्रेक करके बनाऊं हाइड्रोजन एक रिड्यूस करूं, यहाँ पर H+ + CH3CO- बनता है जब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्लू होता है। तो यहाँ पर अगर CH3COH है तो ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर बहुत पार्शियल तरीके से रिमूव होता है। और N2 + 3H2 gives 2NH3 ये भी एक गैसियस रिएक्शन है, दोनों तरफ चल रही होती है, और मैंने ये रिएक्शन आपको क्लास में बताई हुई है, इसलिए आपको दिया था ये रिएक्शन मैंने, कि एटलीस्ट याद तो हो तुम्हें। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाने की रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती है, और ना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रिवर्सिबल होती है। FeSuO4 वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर Fe और Cu साथ साथ बन रहा होगा, ये सिंगल साइडेड रिएक्शन होती है। अगर FeCuSO4 को रिड्यूस करेगा तो पूरा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, वहां पर रिवर्सिव होने के चांसेस नहीं होंगे। अब CaCO3 है + 2HCl है, CaCl2 + H2O + CO2, क्योंकि गैस निकल रही है तो रिएक्शन पूरी होगी यहाँ पर CO2 में। लेकिन यहाँ पर आप गैस निकल भी रही है और गैस ही यहाँ पर भी बन रही है, और गैस ही की रिएक्शन हो रही है। N2 + CH2 जिसकी रिएक्शन हो रही है वो भी एक गैस है, और जो बन रहा है वो भी एक गैस है, और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों साइड गैसेस होती हैं इधर। हाँ बोलो। सर इसका कोई नेम भी होता है ना इस इक्वेशन का? हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, हैबर Yes, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया। yes. सर जी बताइए। सर CH4 + 2O2 वाली रिएक्शन सर बता दीजिए। कौन सी? सर CH4 + 2O2 कहाँ पे है वो? सर आपने एक बार लेक्चर में बताई थी, लेकिन पूरी नहीं बताई थी आपने इसको। चलो, जब भी कार्बन कोई कंपाउंड हो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन को कंटेन करता हुआ कोई कंपाउंड हो, ठीक है, मान लो CXHY है, ठीक है, CXHY है, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ सिंपल सा। अगर यहाँ पर CH4 लिखा है, ठीक है, आपको करना है CXHY का मतलब, अगर CXHY लिखूं तो CH4 में X की वैल्यू कितनी है? 1। और Y की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, आपको लिखना है X + Y/4 O2 gives XCO2 + Y/2 H2O। आप यहां भी इस रिएक्शन में कर रहे हैं ना, किसी भी रिएक्शन के लिए ये फॉलो करेगा। आप अगर यहाँ पर CXHY लिखा होता उसके लिए होता, तो अगर ये CH4 लिखा है, बेटा प्लीज म्यूट कर लो, मैं बाहर कर दूंगा क्लास से यार, बदतमीज रहेगा बच्चे यार इस क्लास में। कृष्णा शर्मा कौन है यार? CXHY गिवन है, अब X + Y/4 O2 है यहाँ पर, अब X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, तो CXHY + X, अब यहाँ पर अगर CH4 लिखा होता, आपको मैं दिखाऊंगा रिएक्शन बैलेंस भी होगी। X की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर X 1 लिख दो, प्लस Y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, डिवाइड बाई 4 O2 गिव्स XCO2। X की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर सीधे CO2, प्लस Y/2 O2 लिखना है, तो 4 क्योंकि Y की वैल्यू, तो आप यहाँ पर 4/2 O2 यानी कि 2H2O होगा। हो गया या नहीं? आप अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो CH4 + 1 और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है? सर बैलेंस है। आप किसी भी रिएक्शन को करके देख लो, C6H14 है, यहाँ पर करके देख लो, ये भी बैलेंस आएगी। सेम तरीके से करके देखो, अगर नहीं बैलेंस है बताना। C3H8 को करो पहले, C3H8 प्लस ऑक्सीजन, करो इसको बैलेंस करो। किसी का हो रहा है?
प्रिंस त्यागी क्या क्या करते रहते हो यार तुम? सर वो गलती से हो गया, सॉरी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सर 534 5O2 आया इधर? यस सर। इधर कितने CO2 आया? 3 CO2, 3 CO2। 4H2O। यस सर सर 4, यही आया। यस सर। कोई समस्या है इसमें? तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा। जब भी आपको हाइड्रोकार्बन दिया हो और आपको ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन करनी हो, ये कंबसन रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन करते हैं तो राइट साइड में CO2 और H2O दोनों बनते हैं। अब CO2 के कितने मॉलिक्यूल आएंगे? X मॉलिक्यूल, और H2O के कितने आएंगे? Y/2 आएंगे। दोनों के रिएक्शन कर दोगे, आराम से राइट साइड मिल जाएगा। कोई समस्या है क्या? नो सर। नो सर। कंबशन रिएक्शन ना सर, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। कंबसन का मतलब होता है दहन करना, हिंदी में दहन करना मतलब जलाना। सर एक बार दहन- फॉर्मूला और दिखा दीजिए। अरे यार इसीलिए तुमको क्या बताएं, ऐसे ऐसे बच्चे कैसे आ जाते हैं क्लास में यार? इतनी देर फॉर्मूला, अभी तुम फॉर्मूला नहीं लिख पाए ये वाला? सर ये एंडोथर्मिक होती है। क्या? सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। कैसे एंडोथर्मिक होगी? एंडो की एक्सो? सर एक्सो एक्सो हो गई ना सर, सर कंबशन। एक्सो यस सर, एक्सो कंबशन हो रहा है ना सर, जलाने से तो गैस निकलेगी बाहर, हीट दे रहे हैं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये वाला तो आ गया, हो गया 11। हाँ सर। नहीं आया, ये भी नहीं आया। आ गया सर, आ गया। किसको डाउट है? इसमें तो डी होना चाहिए। सर इसका ऑप्शन डी होगा ना आंसर? हाँ तो डी है। सर आंसर की में ये कर दिया है सर। हाँ सी दिया है सर उसमें। अगर आंसर की में डी वो दिया है है तो कम प्रोपोर्शनेशन होना चाहिए फिर। ये सर कम प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शन मतलब दोनों कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हाँ तो नाइदर वन नॉट टू। ओके सर। ओके सर। 12 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोजन गैस कैन बी कलेक्टेड। कौन किया है क्वेश्चन को? नहीं कर पाए? सर 12th वाले में फर्स्ट वाले में सर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बात की है, 1000 पे उसके बाद। किसने किया है ये बताओ यार? हैं? किसी ने नहीं किया? मेरा सी आ रहा कैसे सी आ रहा है? है क्योंकि हाइड्रोजन गैस कलेक्ट की जा सकती है ना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर तो दिया नहीं है। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो जाएगी, फिर उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। और सेकंड पार्ट में? और सेकंड तो सही है ना, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन होती है तो मॉलिक्यूलर मास दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ओके। अगर मॉलिक्यूलर मास इक्वल है तो उस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं। सर और- सेकंड ऑप्शन समझ में नहीं आया। क्या नोटबुक ले लो। बेटा एक बार बताएं, option क्लास जब समझ में किया नहीं करो ना क्लास में यार प्लीज यार फैमिली वैमिली के बाहर किया करो क्लास में। क्यों बोला? प्लीज यार म्यूट कर लो यार, मैं बाहर कर दूंगा क्लास यार तुम्हें। मेरा स्टिचिंग का सेट का ऐसा था। सर स्तुति स्तुति बाहर कर दिया बेटा। सर सेकंड ऑप्शन समझ में नहीं आया। हाँ कौन सा क्वेश्चन था? 12th। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। हाँ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर, तो क्या समझा हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर से? मतलब अगर आप चाहो तो इक्वेशन को कलेक्ट कर सकते हो। देखो पहली बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन वाली तो इजी है कि आप पहला ऑप्शन है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके निकाल सकते हो हाइड्रोजन या इवॉल्व कर सकते हो। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बैलेंस इक्वेशन मस्ट बी मोलिकुलर। तो आप पहले समझो कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है। A chemical reaction which consists of complete formulas of substance exist as a molecule is known as
मॉलिक्यूलर इक्वेशन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें जो हमारा कोई भी कंपाउंड होगा उसका कंप्लीट फॉर्मूला लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लिख रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो यार यही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अब सेम करने के लिए आपको ऑब्वियसली आपके पास जो स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस होगा या जो भी नंबर ऑफ एटम होगा उसको आप बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। तो वो एक तरीके की मॉलिक्यूलर इक्वेशन ही हुई कि क्योंकि उसके पास जो भी कंपाउंड होंगे कंप्लीटली होंगे, और इनफैक्ट कंप्लीट होने के साथ साथ उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सिमिलर होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो जितना राइट साइड में होंगे उतना लेफ्ट साइड में भी होंगे। अगर ऑक्सीजन राइट साइड में 4 है तो लेफ्ट साइड में भी 4 ही होंगे ओवरऑल। तो इसलिए आपके पास जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाएगी। सब बिना बैलेंसिंग किए हुए। क्या सब बिना बैलेंसिंग किए हुए ही वो बैलेंस रहेगा। देखो मॉलिक्यूल्स तो उसके प्रॉपरली बन जाते हैं बिना बैलेंसिंग के भी, लेकिन अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो यह हो सकता है कि बैलेंस की इक्वेशन नहीं है तो कोई ऐसे भी मॉलिक्यूल, कोई ऐसा भी कंपाउंड हो या कोई ऐसी भी रिएक्शन हो जिसमें मॉलिक्यूल्स ना बन पाए। लेकिन अगर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो हर रिएक्शन एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों साइड में आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब सेम रखने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में वो ऑलरेडी एक बैलेंस इक्वेशन बनाएगा और एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है सर आप एग्जांपल दे दीजिए। सबसे सामने एक एग्जांपल लिखा है C3H8 + 5O2। तो इसमें लेफ्ट साइड में C3H8 इसके एक तरीके से कंप्लीट फॉर्मूला है सब्सटेंस का। उसके साथ साथ इसके उसके साथ साथ O2 लिखा हुआ है। O2 भी कंप्लीट फॉर्मूला है, उसके साथ साथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इसका 5 है, तो 5 भी इसके साथ मेंटेन्ड है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में जो भी फॉर्मूले लिखे गए हैं वो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्सटेंस के, और वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। और यहाँ पर सामने आपके मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो लिखी है वो भी एक बैलेंस इक्वेशन है। C3H8 + 5O2 gives 3CO2 + 4H2O। समझ रहे हो? सर मतलब बैलेंस इक्वेशन ही मॉलिक्यूलर इक्वेशन। हाँ कह सकते हो डायरेक्टली कि हाँ बैलेंस इक्वेशन एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसकी जगह पे फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। लव तुमने सीट साल की थी? लव यस सर, वो क्या बोलते हैं ये मॉड्यूल लगानी थी, मैंने मॉड्यूल पूरी कर ली थी और शीट भी देखी थी। तुमसे जब पूछता हूँ मॉड्यूल कर ली है, तुम कहते हो सीट कर रहा हूँ, सीट पूछता हूँ तो मॉड्यूल कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने होमवर्क में मॉड्यूल बोला था तो मैं मॉड्यूल पूरी कर ली और शीट आपने होमवर्क के तौर पे भेजी थी, तो होमवर्क के तौर पे मैंने वो भी उसमें टिक मार्क किए थे अपने कोई आंसर जो भी है जो आए। पता नहीं क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12। सर मैं आऊंगा ना कल, सर आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंसीडर द, हो गया क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 तो कर लिया होगा? यस सर। 14? यस सर कर लिया। 19 बता दो। 15 हो गया? यस सर। यस सर। 16 हो गया? यस सर। 17 हो गया? यस सर। यस सर हो गया। 18 हो गया? यस सर। यस सर। 19? यस सर। यस यस सर। सर। सर 19 बता दो। सर 19 बता दो। 19 में किसने किया 19? तो सर स्पीच बी है। याद सब बी होगा ना? आएगा सब सर। रिएक्शन। ये होगा। Catalyst is a So B substance होगा। which Speeds speed up up the reaction. reaction, alter the equilibrium in the reaction, सर बी। Speeds up the reaction. speed of the reaction बताया है क्लास में यार शायद मैंने इसको। यस Yes, सर sir, बहुत बताया बार है। आपने। 20 वाला बता। यस चलो सर 20 है कैटलिस्ट सर एक ऐसा 20 सब्सटेंस है जो रिएक्शन में रिएक्शन को स्पीड बढ़ा देती है रिएक्शन। यस सर। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। Which of the following salt does not contain the water of crystallization? बेकिंग सोडा। Some baking soda. बेकिंग सोडा। 21 number. Which of the following is an example of neutralization reaction? Sir A. सर ए। सर ए। ए। तो यहाँ पे साइन क्यों लगाया? अरे इक्वल का साइन है क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए उसको इक्वल का साइन लगाया हुआ है। फिर भी आप उसको एक तरीके से इक्वल, यार केमिस्ट्री में कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी लिख उठती है कि एक साइड जा रही है, अगर वो गलती से लिख गया हो कैसे भी हो, आप उसको इक्वल को भी, आप कई बच्चे ऐसे लिखते भी हैं अगर रिएक्शन रख रहे हो तो इक्वल लिखते हैं, इक्वल इक्वल में ये बन गया। मतलब इस इक्वेशन में एक तरीके की इक्वेशन ही होती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना, तो बन रहा है प्रोडक्ट कोई तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही है रिएक्शन। अब इक्वल है नहीं है, फिर भी अगर इक्वल लिखा हुआ है तो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन डी पार्ट में न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक आयन एक्सचेंज हो रहा है,
अब अगर देखो तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एसिड बेस की कोई रिएक्शन नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जब एक की क्षमता को दूसरा कोई खत्म कर रहा हो और दूसरे की क्षमता को भी वो सब खत्म कर रहा हो, मतलब दोनों ही दूसरे के पावर को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वहां होती है न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक सर दूसरे के दोनों साथ एक दूसरे का विरोध कर रहे हो? दोनों ही एक दूसरे के पावर को रिड्यूस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन कर रहे हो, Okay, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, which of the following is not an example of a decomposition reaction? सर डी। Sir, D. सर D. सर जी जी बताइए। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? यस सर। क्रिस्टलाइजेशन कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर 20। 20। नॉट कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ब्लू विट्रल का फॉर्मूला जानते हो? नो सर। 2SO4.5H2 क्या? तो CuSO4.5H2 और कोई है? नो सर। नो सर। सर नाम ही पहली बार सुना है। यस सर, पता ही नहीं। CuSO4.5H2O. देखो, यस सर, जब कहीं भी कोई कॉपर फॉर्मूला लिखा हो और उसके साथ साथ डॉट H2O भी हो, तो एक तरीके से उसको बोलते हैं, मतलब एक जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर का एक एसेंशियल पार्ट हो एक तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मान लो NaCl अगर अकेले है फिर तो NaCl एक सिंपल मॉलिक्यूल है, अगर ये NaCl.H2O लिखा हुआ होता तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर द सोडियम क्लोराइड, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यस सर। सर समझ में जैसे आया? रस्ट के बाद जो रस्ट बनती है उसमें होता है। क्या? सर रस्टिंग के बाद रस्ट का फॉर्मूला होता है, उसमें भी तो होता है। रस्टिंग, हाँ ऑब्वियसली। अगर हम एक बार बात कर लें ब्लू विट्रियल को, तो ब्लू विट्रियल का जो फॉर्मूला है वो CuSO4.5H2 होता है, राइट? यस सर। तो ब्लू विट्रियल जो होता है हमारा CuSO4.5H2O। और दूसरा क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3. डॉट NaHCO3 सर, इसमें नहीं होता वाटर ऑफ सर क्रिस्टलाइजेशन। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अच्छा, और लास्ट वाला Sir, CSO4.5H2O. CaSO4.2H2O। CaHO4.2H2O. यहाँ सर पर ये तो होता है NaHCO3 अकेले होता है, यस सर, इसमें Yes, वाटर sir. ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O हाँ Na2CO3.10H2O। ठीक है। और जिप्सम में Sir, CuSO4.2H2O. Sir, हाँ। CaSO4.5H2O. हाफ H2 होता है ना? 2H2O. Sir, half H2O. Sir, 2H2O. Sir, Sir, half plaster तो of Paris में half होगा Sir, sir, और yes sir, gypsum half में तो 2 POP में होता है। ठीक है, तो CuSO4.2H2 होता है जिप्सम का, और इसमें भी पाया जाता है हमारा वाटर, इसमें .10H2O होता है, और बेकिंग सोडा में NaHCO3 अकेले होता है, और ब्लू विट्रियल में CuSO4.5H2 होता है। तो हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सेकंड वाले में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, ठीक है। सर ये पूछना था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अरे वाटर के मॉलिक्यूल इसेंशियल हो उसमें, मतलब वाटर के साथ ही वो ट्रीट होता हो, वाटर के साथ ही लिया जाता हो, तो उसका वाटर में ही एक फॉर्मेशन हुआ हो। जब आप जैसे मान लो कोई एक तरीके से हाइड्रेटेड फॉर्म हो सर वो उसकी। बना ही वाटर के लिए है ऐसा? नहीं नहीं, एक तरीके से हाइड्रेटेड फॉर्म हो, मतलब आप ब्लू विट्रियल को बोलो तो आप बिना H2O के साथ, बिना वाटर के 5 मोल के साथ और CuSO4 के 1 मोल के साथ आप ब्लू विट्रियल बना ही नहीं सकते हो। तो वैसा ही है, मतलब वाटर के साथ मिलके ही बना है। जैसे वॉशिंग सोडा है तो उसमें भी वाटर ऑलरेडी फॉर्मूला जब बना है या जब उसका मिक्सचर बनाया गया है तो उसके साथ भी वाटर एडेड है। वैसे तो सॉल्ट भी वाटर लगेगा ही लगेगा। हाँ, वाटर लगेगा ही लगेगा। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर आप उसके जब उसका फॉर्मूला बन रहा था या जब वो कंपाउंड बन रहा था तो उसके साथ भी वाटर यूज हुआ था, मतलब उसके साथ भी ऑलरेडी यूज हो चुका है उसको उसके फॉर्मेशन के टाइम में। सर सॉल्ट भी तो हो सकता है। वाटर रिड्यूस होता है सॉल्ट में, वाटर हट जाता है सॉल्ट से यार। जब एसिड बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट अलग होता है, वाटर अलग होता है। वाटर अलग होता है सर। सर वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता क्या होता है कोई बताएगा? .10H2O के साथ Na2CO3.10H2। ठीक है। विद द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ, हाँ ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन। Yes sir. Okay. Yes sir. 23 नंबर हो गया।
Yes, एक्सोथर्मिक रिएक्शन Sir, D. 24 सर 20 सर बता दीजिए। ये नहीं आया सर। क्या इसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन कैसे हुई वो नहीं आया समझ में 24 में फर्स्ट रिएक्शन सर H2 से 2 अच्छा सही है वही तो बनेगा अच्छा H2 से 2 बना है और क्या बना है और FCl से H+Cl- बना है और 2H सेकंड से वाला तो एंडोथर्मिक। किसी ने किया है क्वेश्चन तो इसका आंसर वन और टू दिया था दिल्ली आ रहा क्या हाँ सर दिल्ली आएगा Sir, Bombay. डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फर्स्ट एंड 2 सर एंडोथर्मिक होगी तो सर सर 1 फर्स्ट एंड एंड 2 2 आना सर चाहिए ना सर सर 1 नहीं and 2 है। होएगा। हाँ सर 24 हाइड्रोजन है H2 को 2s में तोड़ दिया है एटम बन गया है HCl भी H+ और Cl- में है सर बी वाटर में ऑप्शन 2H और अच्छा वाटर की रिएक्शन किसी को पता है थर्मल क्या होती है थर्मलिटी उसकी मतलब आप अगर वाटर की रिएक्शन करवा रहे हो तो मतलब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हो वाटर बन रहा है तो वहां पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो या एडिशन है एडिशन एडिशन। हाँ सर एडिशन है एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यस सर। तो Yes. इसमें तो यार डिकम्पोजिशन एक पहली वाली हो रही है एक सेकंड वाली हो रही है बी और आएगा। Yes, sir, इसलिए बॉम्बे होगा। सर वही सेकंड ऑप्शन आना चाहिए डिकम्पोजिशन में हाँ तो HCl को H+ और Cl- में तोड़ दिया है वो भी एक डिकम्पोजिशन है और सर हाइड्रोजन को उसमें भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना HCl को H और Cl में तोड़ने के लिए यस हाँ तो एंडोथर्मिक ही तो हुआ हाँ सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक वही सर होती है और सर बॉम्बे आना कॉम्बिनेशन चाहिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक। नहीं ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हर रिएक्शन जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है वो एक्सोथर्मिक ही होती है हो सकता है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता हो कंडीशन पे डिपेंड करता है सर लेकिन जैसे डिकम्पोजिशन वाली तो डिकम्पोजिशन तो एक्सोथर्मिक। जनरली अगर थर्मल डिकम्पोजिशन है तो सारी के सारी वो होगी अपनी एक्सोथर्मिक की एक्सोथर्मिक है सर अरे एंडोथर्मिक सर किसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा अच्छा। डिकम्पोजिशन अगर आप CaCO3 का डिकम्पोजिशन कर रहे हो और तो कैल्शियम एंडोथर्मिक। ऑक्साइड और सर एंडोथर्मिक ऑब्वियसली सर एंडोथर्मिक होगी देनी पड़ेगी यस सर एंडोथर्मिक। Excuse me, CaCO sir. यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है CaCO3 के बने उसमें CaO+CO2 यहाँ पर थोड़ा सर गलत लिखा 24th में सर डाउट डिकम क्या 24th में सर 24th की फर्स्ट रिएक्शन आप बता सकते हैं एक बार H2 को 2H में जाना यस सर अरे मॉलिक्यूल है H2 एक मॉलिक्यूल है आपने H2 को तोड़ा हुआ है जब H2 बना था ना तो एक इलेक्ट्रॉन H के दूसरा इलेक्ट्रॉन H के दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज Yes. करके बना हुआ था ऐसे कुछ इसीलिए ये बॉन्ड H और H के बीच में बना था जब इसको आपने तोड़ा ना तो ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ तो अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके हटा है मतलब ये बॉन्ड कहीं ना कहीं टूटा हुआ है ओके ठीक है सर इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बना है ठीक है तो Yes. H2 को 2H में कन्वर्ट किया गया है तो अगली Yes. रिएक्शन है CaCO3 is an example of decomposition, displacement, neutralization, double सर displacement. डिकम्पोजिशन सर ए Water breaks into its बाईपासिंग इलेक्ट्रिक सर बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी slow combustion in which यार कोई क्वेश्चन और तो नहीं बचा इसमें सर 29 29 क्या है the product formed when the white substance obtained by burning magnesium is dissolved in water magnesium की रिएक्शन तुमने पढ़ी है यस सर क्या पढ़ी सर है Mg+O सी होना चाहिए Mg+O2 MgO छोड़ दो इस C होना चाहिए सी होना चाहिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ क्या होती है नो सर पहले उससे बर्न पहले बर्न किया सर फिर वाटर से रिएक्ट किया तो MgOH बनेगा ना। बेटा एक बात बताएं जो हमारा सोडियम होता है और पोटेशियम होता है ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये अपना कूल कंडीशन में रिएक्शन कर लेता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर टेम्परेचर को रेज नहीं करना पड़ता ठीक है तो ये सिंपली NaOH बना देता है ठीक है उसके साथ साथ हाइड्रोजन को रिलीज करता है लेकिन जब हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन करी है तो मैग्नीशियम के केस में ये वाटर को स्टीम तक लेके जाना पड़ता है यानी कि हीट भी करना पड़ता है आपको हीट करना पड़ता है वाटर को तब जाके रिएक्शन होती है पर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर MgOH का होल्ड वाइज बनता है और हाइड्रोजन बनती है हाइड्रोजन गैस ठीक है और एक और रिएक्शन है Zn की जब आप Zn की रिएक्शन कर रहे होते हो और Fe की ये तीनों रिएक्शन आप पढ़ लेना Zn Fe की रिएक्शन जब आप कर रहे होते हैं तब अगर वाटर से रिएक्शन करनी है
तो आपको मेटल को भी हीट करना पड़ता है रेड हॉट, और यहाँ पर वाटर को भी हीट करना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होती है। और यहाँ पर फिर FeOH का होल प्राइस और साथ साथ ZnOH का होल प्राइस बनता है प्लस H2, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन अलग अलग है। सोडियम पोटेशियम इजीली कर लेगा, मैग्नीशियम वाला देर में थोड़ा करेगा, लेकिन मतलब थोड़ा धीरे से गर्म कर दो तो वाटर को तो कर लेगा, लेकिन जब Zn की करवाने लग जाओगे तो ऐसे केस में आपको वाटर भी गर्म करना पड़ेगा और मेटल भी गर्म करना पड़ेगा। सर मैग्नीशियम मेटल के ऊपर पानी डालेंगे तो फिर वो जलने लगता है ना बहुत तेजी से। क्या मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जब वाटर डालेंगे तब वो बहुत तेजी से जलने लगता है बेटा ना। कंडीशन मैंने बोल दी है तीनों की, एक में गर्म करके डालोगे, एक में आप ठंडे ठंडे कंडीशन डाल दोगे, यानी नहीं, सोडियम को। मैग्नीशियम मेटल की बात कर रहा था ओनली। हाँ, अगर गर्म करके डालोगे तो जलने लग जाएगा। ओके सर। सर Na और पोटेशियम वाली सर वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो वो जाएगा? नॉर्मल टेम्परेचर भी अगर आप सोडियम को अगर वाटर में डाल दोगे तो वो तुरंत जलने लग जाएगा उसके अंदर। सोडियम का तो आप लोगों ने एग्जाम एक बार शायद प्रैक्टिकल भी किया होगा लैब में। मैग्नीशियम का देखा तो बहुत कर रहा सर लैब गए ही नहीं है सर कभी। सब मैग्नीशियम का देखा है। हमारे इधर तो लैब भी नहीं है। क्या सर लॉकडाउन लग गया है ना सर 9th में। यस सर। रिएक्शंस देखने का फिर लैब। चलो बढ़िया सर 8th बढ़िया में भी नहीं कभी नहीं गए। बढ़िया। 28 जो रिएक्शन है उसमें MgCl2 होना चाहिए था ना क्या सर? 28th क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट साइड में है वो MgCl2 होना चाहिए बेटा, ये कॉमन चीज है, इतना तो समझते ही हो। Mg के पास +2 चार्ज होता है और Cl के पास -1 होता है, तो MgCl2 ही तो बनेगा। 29 में पहले हमने Mg को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया था ना, Mg को ऑक्सीजन से सब बर्निंग लिखा है इसलिए। बाय बर्निंग मैग्नीशियम मींस डिसॉल्व्ड इन द। सर MgO सर MgO + H2 होगा ना रिएक्शन। MgO होगा। सर बर्निंग के बाद MgO हो जाएगा, फिर उसे वाटर से यस सर OH का होल ट्वाइस। MgO बनेगा ना इसमें, फिर H2O से बेटा रिएक्शन जब होगा। व्हाइट MgO सब्सटेंस बनता है ना, जब व्हाइट सब्सटेंस से बनता है, वेट करो यार एक मिनट, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो टाइप होता है या वो पार्टिकल होता है जो एक तरीके से कलर्ड प्रॉपर्टी व्हाइट शो करता है। वो जो व्हाइट सब्सटेंस होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड भले ही बन जाएगा बीच में, लेकिन वो जब फाइनल सब्सटेंस या फाइनल प्रोडक्ट होगा तभी उसके बाद वो कलर को चेंज करेगा, यानी व्हाइट में जाएगा वो। ठीक है, यस सर इसलिए फाइनल रिएक्शन के बाद लिखा है उसको। सर मतलब वाटर में जाती वो Mg फिर से हो जाएगा और फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जब स्टीम करेंगे उसको। नहीं MgO के साथ वाटर। अरे MgO, अरे यार एक बार देखो एक बार इसको, अगर MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर H2O से रिएक्शन करोगे तो ये MgOH का होल ट्वाइस फिर भी बनाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अगर Mg है और इसका वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 2 OH लोगे तो यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस भी बनेगा और यहाँ पर H2 गैस भी निकलेगी, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं निकलेगी बल्कि MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। समझ रहे हो बात? सर एक ही H था इसलिए ना। हाँ ऑब्वियसली, और राइट साइड में ये वाटर फॉर्मेट में निकलेगा, लेकिन क्योंकि वाटर दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर मान लो बैलेंस करने के लिए वाटर आया भी इधर, क्योंकि एक ऑक्सीजन आ गया है, तो इसलिए जब H2 इधर आता है ना तो उसके साथ एक वाटर भी आ जाता है, और वाटर इधर जाके इस वाटर के साथ कैंसिल हो जाता है। इसलिए यहाँ वाला वाटर लिखते नहीं है, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 दोनों लिखते हैं। मींस रियल इक्वेशन वो है H2O मतलब लिख। बेटा जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है क्लास में यार, प्लीज। क्वेश्चन जो ना है उसको बोलना है यार, वो समझना है, फर्जी बात नहीं। हर बात तो MgO के साथ रिएक्शन हुआ उसमें भी स्टीम की जरूरत पड़ेगी या नॉर्मल वाटर में ही हो जाएगा? MgO की रिएक्शन में एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो? MgO की रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लेगा वाटर के साथ, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कर लेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन Mg की रिएक्शन करोगे तो वो हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर Mg की रिएक्शन जब करोगे तो आपको स्टीम तक इनफैक्ट लेके जाना पड़ जाता है, लेकिन वाटर यहाँ पर आप नॉर्मल कंडीशन में भी कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 में जा चुकी है, वहां पर रिएक्शन करना उसके लिए इजी है। ठीक है, समझ में आया नहीं? सर आ गया। ठीक है, करते हैं एक बार, रुको मैं। हाँ जी बताइए।
सर एक चीज पूछ रही थी कि कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस तो हम रिडॉक्स रिएक्शंस की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं क्या? बेटा अगर अगर कोई रिडॉक्स का ऑप्शन नहीं है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और कोई रिडॉक्स रिएक्शन का ऑप्शन नहीं है मान लो, तो ऐसी कंडीशन में उसको कम प्रोपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन में आप देखो, ऐसे मान लो अगर रिडॉक्स रिएक्शन और कम प्रोपोर्शनेशन दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको ऑब्वियसली कम प्रोपोर्शनेशन को चूज करना है। लेकिन अगर कम प्रोपोर्शनेशन नहीं है ऑप्शन में तो ऐसे कंडीशन आप रिडॉक्स बोल सकते हो उसको। तो सर ऐसे पहला भी क्वेश्चन निकला था कि सर मतलब यस सर, तो सर उसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन हमने कंसिडर कर सकते थे अगर कम प्रपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन क्वेश्चन में नहीं पूछा था तो सर उसके हिसाब से आंसर बदल जाता हमारा। यस सर, आपने नीदर करवाया था। तो बट आपने तो उस डेफिनेशन में लिखवाया था कि जो प्रोडक्ट्स बने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। बेटा बोल तो सकते हैं कि एक तरीके से ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है उसको, लेकिन मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि कहीं भी किसी भी एग्जांपल में उसको रिडॉक्स रिएक्शन ट्रीट किया गया हो। ये क्वेश्चन जब से मैंने देखना शुरू किया आज तक कभी भी किसी आंसर में ऐसा नहीं आया कि जहां पर हमने लिखा हुआ हो। लेकिन आई थिंक मैंने कभी कभी ये थ्योरी पढ़ते वक्त देखा है कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन कुछ कुछ लोग बोलते भी हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और बाकी क्वेश्चन करते वक्त मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैंने उसको बोला कि आपको नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिडॉक्स रिएक्शन तब तक नहीं करना है जब तक एक रिडॉक्स में एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन अलग अलग हो रही हो। लेकिन अब बोलने के लिए अगर ए भी कुछ लोग बोलते हैं कि जब एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ चलती है एक ही रिएक्शन में तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन उसमें एडिशनल चीजें यही है कि अगर आप जब तक नहीं लोगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एलिमेंट, यानी कि अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन की और हाफ रिएक्शन रिडक्शन की नहीं बनती है तब तक वो एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी। तो मेरा तो मानना ये है कि आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए एनटीएससी में मिल जाए तभी आप यही करना कि अगर जब तक आपके पास अलग अलग सब्सटेंस नहीं है आपको लगाना है कि वो एक तरीके की रिडॉक्स नहीं है। ठीक है सर मतलब हमारे पास ऑप्शंस में अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हो या फिर कम प्रोपोर्शनेशन और नहीं सर मतलब जैसे अगर हमें तो जैसे हमारे ऊपर ऐसा मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी थी Cu + I2 इज इक्वल मतलब गिव Cu I2, तो सर अगर ऑप्शंस में हमारे पास कम प्रोपोर्शनेशन या डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है तो हम लोग उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन भी ऑप्शन में नहीं है ना वहाँ पे। नहीं सर अगर हो तो सर इसलिए ऑब्वियसली लगा सकते हैं क्योंकि कंबाइंड हुआ है एक दूसरे के साथ तो लगा सकते हैं वहां पे, फिर हम रिडॉक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके सर। हाँ क्वेश्चन तो लगभग सबके सारे हो गए होंगे यार, ऐसे कुछ था नहीं हुए ऐसा मोस्टली तो लास्ट में थोड़ा डाउट है, बाकी तो हो रहे हैं। सर 43 43 कितने 60 क्वेश्चन है 62
केमिस्ट्री किसको बहुत अच्छी लगती है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसको सबसे अच्छी केमिस्ट्री लगती है? कोई है इधर? सर मुझे अच्छी लगती है। मानस गुप्ता। मुझे भी। सर केमिस्ट्री ज्यादा सर बेटर है। मुझे ये सर केमिस्ट्री अच्छी लगती है। नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे अच्छी केमिस्ट्री किसको लगती है? सर मुझे सर फिजिक्स। सर केमिस्ट्री सबसे, न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं। नहीं फिजिकल हाँ आएगी सर। तो फिजिकल आएगी तो पूरा तुमको तो सर न्यूमेरिकल भी आते हैं? अच्छा आते हैं लेकिन इतने नहीं आते ना। ये सब उतने नहीं है। हाँ मोल कॉन्सेप्ट में सर अच्छा हाँ तो मोल लगता है कॉन्सेप्ट, सर, सिर्फ एवोगाड्रो फॉर्मूला नंबर भूल जाता हूँ। वगैरह। अब देखो फॉर्मूले प्रैक्टिस से आते हैं बहुत फॉर्मूले। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। मैंने कितनी बार बोला है स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो प्लीज भैया ध्यान देना, आगे चल के दिक्कतें ना आए। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं। कौन सा? सर 33 में सर डाउट है। 40 बता दीजिए एक बार। 40 सर सर 40 33 किसी ने पहले बोला है। डायरेक्शन ऑक्सीडाइज बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है 33 में। तो सर इसमें MN आ रहा था, अगर इंडिविजुअली देख रहे थे तो। नहीं पूरा MnO2 ट्रीट होता है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, अगर आप कोई कंपाउंड ले रहे हो ना, अगर कंपाउंड में से कोई एक एलिमेंट अगर यूज हो रहा है ना, तो वो पूरा कंपाउंड बना जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने क्लास में बोला हुआ ये ओके बात। सर, यस सर, ओके सर। उसके बाद द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। 43 किसने करा हुआ है? सर 40 है। सर 40 अच्छा 40। सर 42 द फॉलोइंग 40, 42, 43, ठीक है ये तीनों। चलो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार चेक करते हैं। -3 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की, और यहाँ पर ऑक्सीजन की 0 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। तो ऑक्सीजन का नीचे जा रहा है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ऊपर की तरफ जा रहा है, 5 से चेंज हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन तो पक्का है। उसके बाद क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? हाँ है। यस सर। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस की कोई बात नहीं की गई है। क्या ये कॉम्बिनेशन है? यस सर। क्या कॉम्बिनेशन है? नो सर। दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल चीज नहीं बना रही है, कॉम्बिनेशन नहीं है। सर। तो भैया सर इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कैसे है? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है ना। सर किसने सर? ऑक्सीजन ने किया हुआ है हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से हटा सर करके। पर सर ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है सर, ऐसे तो भी होता है मेटल क्या? से मतलब थोड़ी ना होता है यार कि मेटल ही केवल डिस्प्लेसमेंट। वो तो मेटल डिस्प्लेसमेंट अलग कैटेगरी है जिसको मैंने बताया हुआ है उस रिएक्शन में। आपने क्या सोच लिया था कि केवल मेटल रिएक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट करती हैं? सर मुझे तो ऐसे ही लगता था। क्या बेटा? नॉन मेटल सर नॉन मेटल भी करती है, पता तो था पर हाँ यार sure नॉन नहीं। मेटल भी करती हैं, ऐसे मत बोला करो यार मेटल अकेले करती हैं, तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। सर हम नॉन मेटल में पता कैसे करेंगे कौन सा कौन सा मोर रिएक्टिव? नॉन मेटल में नहीं पता कर सकते हैं। नॉन मेटल फिर आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब इन रिएक्शन को तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बेटा इतना तो केमिस्ट्री दर्द देगी ही यार तुम्हें, कम से कम इतना मत समझ लो यार कि हर चीज यार तुम्हें बस एक ही कॉन्सेप्ट पे बैठ जाएगा फिर तुम पूरा पढ़ के सो जाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल यार। हर जगह एक्सेप्शन होता है, इसीलिए केमिस्ट्री को अगर इतनी इजी होती, अगर एक कॉन्सेप्ट पे आती तो हर कोई बच्चा केमिस्ट्री नहीं करके आ जाता क्या? इतना इजी क्वेश्चन आता है, एक लाइन से ज्यादा कभी क्वेश्चन ही नहीं होता केमिस्ट्री में तुम्हारा। भाई तुम मैथमेटिक्स में 2-2 पन्ने सॉल्व करते हो, फिर भी तुम्हें मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी लगती है, केमिस्ट्री कम अच्छी लगती है। रीजन क्या है? यही एक्सेप्शन। केमिस्ट्री अच्छी लगती है। हाँ कुछ ही बच्चे हैं, याद करना पड़ता है। कुछ ही बच्चे हैं यार जो ऐसे बोलते हैं कम अच्छी लगती है। अरे मतलब ज्यादा अच्छी लगती है केमिस्ट्री। हाँ बोलो सर। आपने सर रिएक्टिविटी सीरीज बताया सर और नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। और सर अगर किसी रिएक्शन में सर अगर रिएक्टेंट साइड में अगर मेटल आ गया एक मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में सर नॉन मेटल आ गया सर, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो रिएक्शन में तो अब यार मेटल है, अब अगर मान लो यहाँ पर H2O था, तो अब H2O में Mg ने रिएक्शन किया तो Fg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा आपको यही पता लगाना है कि कौन रिएक्टिव है कौन रिएक्टिव नहीं है। आपको रिएक्शन भी तो ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो रीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन का तो पता है सर। बाकी कौन सा कोई बताओ रिएक्शन तुम। सर आपने बोला था कि मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है।
कब बोला था? नॉन मेटल को नहीं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ना कि नॉन हाँ मेटल तो को पूरी पूरी। हाइड्रोजन के लिए बोला था बस आप। हाँ तो हाइड्रोजन के लिए बोला था, बाकी में जो रिएक्शन होगी उस कंडीशन पे डिपेंड करेगी पार्टिकुलर कंडीशन कौन सी है। अब ऐसे नहीं यार कि एक एग्जांपल बता सर एक दूंगा। एग्जांपल दे दो। जैसे कि NaCl है, अब इसकी रिएक्शन अगर तुम कर दो, चलो NaI है, रिएक्शन कर दो इसकी Cl2 से, क्या बनेगा? NaCl NaCl plus I2। NaCl plus I2, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे होंगे तो ये भी बता देंगे कि NaCl plus I2 की रिएक्शन करोगे, अब क्या बनेगा? रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि I2 ज्यादा आयोडीन सर मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है। यस सर। हाँ तो बेटा हर जगह कंडीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी हेलोजन फैमिली बताया है मैंने तुम्हें कि फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर आयोडीन है। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऊपर वाले की बढ़ती जाती है, डिस्प्लेस करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इसलिए ऊपर वाला डिस्प्लेस कर पाता है। तो हर जगह अलग अलग बातें होंगी ना यार, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है वो डिपेंड करेगा। कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो यही तो है केमिस्ट्री, तुम्हें नचा के रखती है इधर उधर। कभी चार्ज का फैक्टर आएगा, कभी साइन एक्सचेंज होगा, कभी राइट साइड में गैस निकल रही होगी, कभी राइट साइड में कलर चेंज हो रहा होगा, कभी राइट साइड में प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब अगर मैंने तुम्हें बताया हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, चलो हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, इसने Cu के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन Cu के साथ इसलिए हुई है, इसलिए नहीं हुई कि इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर CuS नाम का एक प्रेसिपिटेट बना है। जरूरत नहीं है हर जगह की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हाइड्रोजन को अगर HCl के साथ रिएक्शन करो, इसी HCl की रिएक्शन अगर Cu के साथ करो, क्या ये रिएक्शन होगी? नो सर। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है कॉपर, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यही कंडीशन अगर H2 की ले ली जाए तो वहां पर हो जाएगी, क्योंकि Cu के क्या करता है, Cu यहाँ पर CuH2 वाली रिएक्शन में CuS यानी कि कॉपर सल्फाइड बनाता है, उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है बेटा कंडीशंस पे। सर इधर तो दोनों पढ़ते जाओ, एक दिन में नहीं हो जाएगा पूरा, पढ़ते जाओ, कंडीशंस चेक करते जाओ, रिएक्शन पढ़ते जाओ, केमिस्ट्री होती जाएगी, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब एक दिन में सोचोगे कि सब बैठ जाएं और पूरे फॉर्मूले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं, बेटा जो जो आएगा वो करते जाएंगे अपन, ठीक है? ठीक है, यस सर। हाँ जी बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 40 में सर जो रिएक्शन लिखे तो सर यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा NH3 में तो हाइड्रोजन अगर +1 है तो नाइट्रोजन -3 हो जाएगा। यस सर। और NO में अगर ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा। राइट और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी हम 42 नंबर का। क्या नहीं आया रिएक्शन? क्या आ गया सर? अरे यार BaCl2 की रिएक्शन करनी थी सर NH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ, तो BaSO4 बनता, और BaSO4 क्या है? प्रेसिपिटेट। इसीलिए रिएक्शन हो गई थी NH4Cl के साथ। सर 43 which among the following statement is true? Exposure of silver chloride AgCl to sunlight for long duration turns gray due to क्या होगा? हैं? Decomposition of chlorine gas from silver chloride. अगर सनलाइट में करेंगे तो क्लोरीन गैस। सर फर्स्ट एंड थर्ड। सर बॉम्बे होगा, बॉम्बे होना चाहिए सर, आगरा दिया। फर्स्ट एंड थर्ड तो डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर। नो सर फर्स्ट ही होगा क्योंकि क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन ही होगा सिल्वर क्लोराइड का। ब्लैक कलर मतलब सर ग्रे कलर तो इसलिए आता है क्योंकि सर क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो जाती है और फिर सिल्वर बच जाता है। सर फर्स्ट और थर्ड में बात तो वही की जा रही है। यस ये सर कलर समझ में नहीं आता और कि इसके लिए कौन सा कलर आ जाएगा। बेटा तुम्हें 42 समझ में आया? सर डिकम्पोजिशन तो सिर्फ सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है।
सर क्लोरीन तो गैस है, उसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा? लेकिन सर उसमें फ्रॉम दिया है ना, फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। यार मेरे अकॉर्डिंग भी सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, Yes, वन और sir. थर्ड, यस क्योंकि सर क्लोरीन गैस सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सब्लिमेशन तो होता नहीं सिल्वर क्लोराइड का। सर इसकी रिएक्शन लिख दो सर जो ये क्वेश्चन। अरे AgCl की रिएक्शन हो रही है ना, तो अगर AgCl है तो ये HMu की प्रेजेंट में तो Ag अभी बना देता है और यहाँ पर Cl भी बना देता है, तो HMu होता है, HMu को सनलाइट बोलते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंट में ये डिकम्पोज करता है। और क्लोरीन भी, तो क्लोरीन भी डिकम्पोज कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन, अच्छा वो वेट 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 वेट, थर्ड ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि क्लोरीन जो आ रहा है ये आपका क्लोरीन एटम आ रहा है, और क्लोरीन गैस दिया हुआ है, क्लोरीन गैस Cl2 होती है, तो राइट साइड में आपको Cl2 नहीं मिलेगी बल्कि Cl मिलेगा, तो Cl मिलेगा तो वो एक एटम की तरह से बिहेव करेगा, ना कि वो Cl2 की तरह बिहेव करेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस क्यों मिलेगी? यार वो रेडिकल के फॉर्म में टूटता है, जब आपका जैसे आपका HCl अगर आप इसको HMu के साथ प्रेजेंट करते हो ना, HMu के प्रेजेंट में, तो एक H अलग जाता है और Cl अलग जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे ये HMu का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने जैसे मान लो Cl के बीच की भी रिएक्शन है, तो आपने जब इसके रिएक्शन को किया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लौट जाते हैं, और इसकी वजह से दोनों ही रेडिकल के फॉर्म में आता है। आई डोंट थिंक रेडिकल तुम्हें बताया गया होगा अभी। तो रेडिकल का मतलब होता है जब चार्ज ना बने, देखो दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। बताया रेडिकल? नो सर नहीं एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल पता है? नहीं, रेडिकल एक डॉट होता है, आपका बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो आपके पास Cl और Cl के बीच में कोई रिएक्शन, कोई एक कंपाउंड बना है, अब बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के बीच में? 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है ना? 2। Yes, ये पता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चले जाएं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड, सर मतलब सेम टाइप बेटा प्लीज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब जब आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चले जाएं और दूसरा एटम खाली रह जाए। अब अगर दूसरे एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसने डोनेट कर दिया है, तो ऑब्वियसली डोनेट करने के ऊपर वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई गलत बात है क्या? नो सर। इसी तरह से हेटेरोलिटिक ये भी हो सकता है, HBr अगर है, अगर HBr में Br के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो Br हो जाएगा हमारा नेगेटिव और H हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से हमारा HCl भी हो सकता है, एक में अगर एक ही में इलेक्ट्रॉन चले जाएं H+ और Cl में से टूटता इसीलिए है क्योंकि बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाते हैं, तो ये होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। और एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, अगर यही HBr के एटम, अगर एक H वाला इलेक्ट्रॉन H पे चला जाए और Br वाला Br पे चला जाए, तो यहाँ पर ये H एटम बनाता है हाइड्रोजन रेडिकल और Br रेडिकल, और दोनों ही अपना अपना एटम ऐसे लेकर के मेंटेन रहते हैं, ना कि Br2 बनती है यहाँ पे, ना कि कोई गैस बनती है, बस एक तरीके से रेडिकल फॉर्म में आ जाता है। इसको बोलते हैं, जो डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रेडिकल बोलते हैं एक तरीके से, H रेडिकल या Br रेडिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे यूज होने वाला ये कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परेशान मत होना, अगर नहीं आता भी है तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो एटलीस्ट अब बताया है तो याद जरूर लिखना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सर फिजन या हाइड्रोजन और फ्यूजन, तो किसी ने फिर बॉन्ड ही नहीं बनाया सर। क्या बॉन्ड नहीं बनाया सर? ऐसे तो फिर किसी ने बॉन्ड ही नहीं बनाया। बॉन्ड नहीं बनाया, अपना बस टूट गया यार, ये टूट गया सिंगल सिंगल एटम में, एक तरीके से वही जैसे कि ए बी सी थे, तीनों अलग अलग हो गए, ए अलग बी अलग सी अलग, कोई चार्ज भी नहीं आया किसी के ऊपर। समझ रहे हो बात? तीनों अलग अलग हो गए और चार्ज भी कोई नहीं आया इनके ऊपर, मतलब रीजन ये है इनके बीच में क्योंकि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए सभी। सर ये जो आपने HBr वाला लिखा है ये ऐसे होता भी है, आपने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा था? होता भी है बेटा, होता भी है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इसमें, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे वहां पे बहुत बार मिलेगा ये। सर क्या होता है? क्या सर इसमें स्टेट क्या रहेगा Br का? एटम का स्टेट होता है यार, जिस स्टेट में जो पाया जाएगा उसी स्टेट में एज इट इज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन एक तरीके से, हाइड्रोजन अगर गैस स्टेट में होता है तो एक तरीके से वो गैस स्टेट में रहेगा, लेकिन एक तरीके से एक एटम का कोई स्टेट नहीं होता यार, एक एटम का क्या स्टेट बोलोगे? यस सर। अरे यार एक पार्टिकल है, एक अगर कोई सब्सटेंस में एक एटम निकाल दो उसका स्टेट क्या बोलोगे? गैस बोलोगे कि लिक्विड बोलोगे कि उसको, एक पार्टिकल है वो तो यार।
उसमें क्या स्टेट की बात करोगे किसी एक एटम की? Br का एक एटम का मतलब हुआ कि Br एलिमेंट में से निकला हुआ एक एटम कोई, समझ रहे हो? यस तो यहाँ पर भी गैसेस का मुझे लगता है कि गैसेस का जो है वो, क्योंकि गैस नहीं बन रही है इसलिए आपको ये सी ऑप्शन नहीं सही हो सकता। सर हाँ जी सर, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है सर, एक्चुअली उसमें जो हमें रिएक्शन बताई है वो है 2AgCl gives 2Ag plus Cl2। सर उधर तो हमें गैस बताइए कि क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है HMU के प्रेजेंट में हुई रिएक्शन क्या सर? तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर दी है। यस की जैसे एक्टिविटी में था। एग्जाम्पल था। वेट एनसीईआरटी में पास है भी नहीं सर, पेज नंबर 9 पे। एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं। जहाँ भी रिएक्शन देखिए चलो ये क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ना? एनसीईआरटी में है रिएक्शन ये वाली AgCl वाली? यस सर पेज नंबर बताना। सर 9 कोई मेरे को याद दिला देना आज क्लास के बाद, मैं घर जाऊंगा ना 7-8 बजे तक, तो मेरे को एक बार याद दिला देना, ठीक है? तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे डिकम्पोजिशन जब भी एसएमयू के प्रेजेंट में होगा तब रेडिकल बनेगा केवल, और रेडिकल में मतलब वो सिंपली एक एटम के प्रेजेंट में, अगर मान लो अगर Cl2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में ही टूटेगा। तो यहाँ पर गैस तो राइट साइड में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है तो मैं एक बार देखता हूँ उसको, ठीक है? ओके, मेरे को बता देना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 43। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों बाद में मिलके गैस बना दें? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा, एक ही बार होता है, एक ही बार होगा। अगर ACl2 बनना है तो वो रिएक्शन एज इट इज वैसे ही रहेगी, बट एक बार मैं देख के इसको बताता हूँ, ठीक है? तो बुकलेट में भी दिया है सर, पेज नंबर 11 सर। तो मॉड्यूल में नहीं है पेज 11। क्लास 6:45 कर रहे हैं। सर 5th इक्वेशन है टॉप में। हाँ मैंने देखा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ उसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन 43 नंबर, ठीक है? फिर से एक बार मैं देख के फिर बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि रिएक्शन तो दी हुई है Bi2 तो ऑब्वियसली बन रहा है। अगर दी है तो फिर मतलब अगर रिएक्शन हो रही है तो सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों सही होने चाहिए फिर तो। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। बट ये एटम बनने चाहिए, आई एम डैम श्योर कि ये एटम ही बनेगा, Cl का एटम और Ag का एटम। तो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास अगर एटम के बाद में कोई रिएक्शन हो रही है तो। सर फीजिबल रिएक्शन बता दो सर। फिजिबल रिएक्शन कौन सी? हाँ सर, रिएक्शन सर लास्ट क्वेश्चन में फिजिबल रिएक्शन सर। लास्ट इक्वेशन यस सर, फिजिबल लास्ट में क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन। यस सर सबसे लास्ट। यस बीच में कोई डाउट नहीं है? नो सर। यस सर, है सर। क्या डाउट है? 47 बता। हाँ सर 46 सर 46 वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन नहीं पता तुम्हें? सर पता है सर, मैं श्योर करना चाहता हूँ सर। क्या यार मजाक करते हो यार। सर 47 बता दीजिए। सर 55 का में भी डाउट है। 55 ठीक है। सर 47 what are the product of electrolysis of aqueous solution of sodium chloride using inert electrodes? क्या होगा? कोई किसी ने किया है? सर ए सर एनसीईआरटी क्यों ए होता है? Cl से नेगेटिवली चार्ज होता है तो सब एनोड पे जाएगा। हाँ सर आ गया। सर क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज पे जाएगा, और H पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव कैथोड पे जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, एक्चुअली बात ये है ना कि जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास है ऐसे नहीं आ जाता है हर चीज।
सोडियम four क्लोराइड alkyl यहाँ पर एक bases. सोडियम पॉजिटिव बनाता है और क्लोरीन निगेटिव बनाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास सोडियम भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो चलो ठीक है, अगर आप कोई ऑप्शन कह भी रहे हो कि चलो एनोड आपका पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? पॉजिटिव। ठीक है, चलो एनोड पॉजिटिव है तो क्लोरीन हमारा पॉजिटिव की तरफ भाग गया और उसने अपनी क्लोरीन गया और उसने Cl2 बना लिया, ठीक है, एनोड की तरफ। सोडियम जो हमारा है, अभी सोडियम रिमेन्ड है सॉल्यूशन के अंदर, और सोडियम और हाइड्रोजन में हमारा हाइड्रोजन भी जा सकता है और सोडियम भी जा सकता है कैथोड की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन भी है अपने आप को रिड्यूस कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज को 0 में लेके जा सकता है, और सोडियम भी ऐसा है जिसके पास जाने की कैपेबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो कैथोड के पास सोडियम ना जाके हाइड्रोजन क्यों गया? तो उसके लिए इजी रहेगा। नहीं भैया, क्यों इजी रहता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमको बताई है ना, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर तक रखी गई है। अगर आप देखो ना तो वहां पर जो ऊपर वाला होता है ना, नीचे वाले को रिड्यूस करता है। मतलब हाइड्रोजन का अगर वहां पर एटम अगर सोडियम की रिएक्शन हुई थी कभी H2SO4 के साथ, तो उसने क्या बनाया था Na2SO4, और H2 जो था हमारा 0 में चला गया था, हाइड्रोजन 0 में नहीं H2 बन गया था। अच्छा, हाइड्रोजन 0 यहाँ +1 से 0 में चला गया था सोडियम की प्रेजेंस में, जबकि सोडियम +1 में गया था। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की +1 से यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन होना इजी था और सोडियम का ऑक्सीडेशन होना इजी था सेम कंडीशन में, तो इसीलिए इसने इसको रिप्लेस किया हुआ था। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, हाइड्रोजन +1 से 0 में इजिली जा सकता है, जबकि सोडियम +1 से 0 में उतना इजिली नहीं जा सकता। इसलिए इस कंडीशन में आपके जो कैथोड है ना, उस पे हाइड्रोजन जाता है ना कि सोडियम जाता है, जबकि जो एनोड है उसके पास हमारा हाइड्रोक्सिल आयन की जगह, क्योंकि एनोड के पास भी जाने के लिए 2 चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन में Na+ प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है और OH- प्रेजेंट है। तो 4 आयन में एक हमारा कैथोड पे जा रहा है, एक एनोड पे जा रहा है। तो कैथोड पे जाने के लिए हमारा कौन, भैया प्लीज यार म्यूट योरसेल्फ यार, कैथोड पे जाने के लिए हमारा H+ तैयार है और एनोड पे जाने के लिए हमारा Cl- तैयार है। H+ इसलिए तैयार है, H+ और सोडियम में हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ पर क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है और क्लोरीन जाता है राइट साइड में पहले क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जो भी आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोरीन आयन, किसमें इलेक्ट्रॉन को अटेन करना या नेगेटिव चार्ज को रखना इजी है? OH- आयन और Cl- आयन में किसके पास प्लस चार्ज को रखना इजी है? इतना तो पता ही होगा, और माइनस चार्ज को सर Cl-। Cl-। तो Cl-। गजब बात करते हो यार, किसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है?